हाय गाइस, बीएम स्टूडियो क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सिलेक्टेड है। आपकी एग्ज़ाम बहुत पास आ चुकी है, मतलब कि दो दिन या 3 दिन में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो इसमें आपको जो है 12वीं अर्थशास्त्र वालों का बहुत मोस्ट टाइम पे सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका प्रश्न बैंक का फुल सोल्यूशन है। तो इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम देखेंगे, मोस्ट टाइम के क्वेश्चन ही हम इसमें देखेंगे। और यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो ज़रूर आपको जो है इनमें से कुछ प्रश्न अपने एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न बैंक का फुल सोल्यूशन है। तो यदि आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इसे जो है नोट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रश्न बैंक में से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखेंगे आपके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये तो आपको सभी को अच्छे से याद हो गए होंगे, या फिर आप याद कर सकते हो। हमारे चैनल पर इसका फुल सोल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहला पार्ट आ जाता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पर है सबसे पहला अध्याय। इसके हम आईएमपी क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले अध्याय का व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है। तो ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये तो जो है आपने पढ़ाई की, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से यहाँ पर आपको आशय पता चल जाएगा। फिर इसके ही विपरीत हम समष्टि अर्थशास्त्र का भी आशय हमें याद होना चाहिए। तो दोनों में हम अंतर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आ जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र से आशय। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य अंतर कीमत सिद्धांत समझाइए। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये दोनों आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, दोस्तों ये तो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो इन्हें तो हम भी छोड़ रहे हैं, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए थे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड नंबर पर क्वेश्चन यहाँ पर आपको देख लेना है अध्याय 1 में से। तो यहाँ पर हम 2 नंबर में ही आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। आपको बता दें कि 2 नंबर का आपका एक एग्जाम में आने की संभावना है। यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनमें 3 अंक के आपके जो है क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर आपके जो 3 अंक के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको देखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में आपको अंतर बताना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर आपको जो है फिर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। यहाँ पर अभी हमने देखा 2 नंबर में भी ये वाला क्वेश्चन था, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, तो इसलिए मैंने आपको वहाँ नहीं बताया। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। यदि आपका 2 नंबर या 2 नंबर में आ जाता है, सिर्फ इतना लिख देना, आपको इतना लिख देना है। यहाँ पर आपका यदि 3 नंबर पर आना है तो इसको पूरा डेफिनेशन इसकी बतानी है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो इसे आप आईएमपी लगा लीजिएगा। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, सभी हम आपको बता रहे हैं वो आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आपके सामने व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर बताइए। तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में आपको अंतर बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ पर आपको जो है आज से यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र से क्या है, यदि आपको अंतर याद रहेगा तो आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका सामने जाता है मुख्य समस्याएं बताइए, तो आप इन्हें भी लिख सकते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 1 के हो जाते हैं। सेकंड अध्याय का आपका आप देख सकते हैं उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। और दोस्तों ये तो कहना मत कि ऑब्जेक्टिव आईएमपी बताइए, क्योंकि हमने आप इस चैनल पर सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया है। फुल सोल्यूशन आपका जो है प्रश्न बैंक का भी प्रोवाइड करवा दिया था, तो आपको वहाँ से देख लेना चाहिए था। यहाँ पर आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आप देख सकते हो कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र वालों के अध्याय 2 में से हम बता रहे हैं। यहाँ पर उपभोक्ता का अर्थ तो आपको पता होना चाहिए, आप मन से भी लिख सकते हो। यहाँ पर उस उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय या तो उपभोग करता है, क्रय करके तो उपभोग करता है, अथवा उनको उपयोग में लाता है। यहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है, कुल उपयोगिता अधिकतम का बहुत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीमांत उपयोगिता राशि नियम के 2 व्यवहारिक महत्व आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता राशि नियम के 2 व्यवहारिक महत्व आपको बताना है। यहाँ पर थोड़ा और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रश्न है, तो इसमें से आपका जो है मांग के नियम
क्या है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें मांग का नियम क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसमें से हम हमारे हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसा ज़रूर नहीं है कि यही आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। यहाँ से आप इस तरह से इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किए गए हैं इन्हें, ताकि आप अगर इनसे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप जो है इन्हें एडिट करके वहाँ पर लिख सकते हो। तो यदि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो उसके 2 नंबर आपको मिलने की पूरी संभावना होगी। इसलिए हम आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इससे यदि मिलता जुलता भी आ जाता है तो आपको यही लिखकर, मतलब इसे थोड़ा बहुत एडिट कर और आपने पढ़ाई भी की होगी तो इसे एडिट करके आपको लिखकर आना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट की ओर। तो मांग के नियम का लोच बताना, मांग के लोच मतलब कि नियम का महत्व आपको बताना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक इसका जो है राइट आंसर है। तो और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा तो ये आपका चौथा पॉइंट भी आपके सामने है। तो इसे आपको अच्छे से जो है क्लियर कर लेना है, मतलब कि अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने मांग को निर्धारित करने वाले घटक आपको बताना है। तो दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है मांग के नियम को निर्धारित करने वाले घटक मतलब उपभोक्ता की आय। यदि उपभोक्ता की आय अधिक होगी तो मांग को जो है उसकी जो मांग होगी वो भी अधिक होगी। तो इससे जो है इससे निर्धारित होती है धन का वितरण, ये भी इससे भी तो उपभोक्ता की रुचि। तो ये आपको समझना है दोस्तों, बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना है इसका, ये आपको समझ लेना है अच्छे से। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांग के नियम के अपवादों को समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। यहाँ पर है आपके सामने स्थिर लागत परिवर्तनशील लागत में आपको अंतर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हो TFC TVC में आपको अंतर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, जिसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत में आपको अंतर बताना है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है, आपको अच्छे से इन्हें जो है रिवीजन कर लेना है। आपने पढ़ाई तो कर ली होगी, इन्हें रिवीजन करना है। स्थिर लागत परिवर्तनशील लागत, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रश्न बैंक का फुल सोल्यूशन है, इसमें से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और यदि कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए दोस्तों तो इग्नोर कर देना वहाँ पर। यहाँ पर आपके सामने पूरी PDF है, तो इसमें से हम आपको जो है कोई सा क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो सकता है, तो उन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूर्ति का नियम समझाना है, ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्ति का नियम समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूर्ति में वृद्धि से क्या अभिप्राय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में हमने आपको पहले भी बता दिया, ये सामने फिर वापस ये क्वेश्चन आया तो इसलिए आपको बताना है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की आपको विशेषता बतानी है। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 2 विशेषताएं तथा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या आशय है, तो आपको इस तरह से ये आपके सामने, तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। आप देख सकते हो दोनों क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र वाला चैप्टर ठीक से पढ़ लिया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो समष्टि अर्थशास्त्र में आप समझ ही गए हो सब कुछ। यहाँ पर इसकी विशेषता बतानी है, महत्व आपको बताना है, समष्टि अर्थशास्त्र के 2 दोष बताना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के 2 दोष आपको बताना है। तो आप ये तो सारा याद है आपको, तो ये आप मन से भी लिख सकते हो। यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र के दोष आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र आप देख सकते हो। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भरता समझिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। तो यहाँ पर आपके सामने राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय लाभांश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो राष्ट्रीय आय का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन सिस्टर का फ़ोन आ गया था इसलिए उठाना पड़ा, इसके लिए सॉरी दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय का अर्थ आपने जो है बता देना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ भी यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आने चाहिए आपको। सकल घरेलू उत्पाद, और दोस्तों आपका मेन इंपॉर्टेंट जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर GDP का आपको फुल फॉर्म बताना है। ये आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो GDP का आपको जो है फुल फॉर्म बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको अच्छे से राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय पूंजी, इसे भी आप अच्छे से जो है रिवीजन कर लेना। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पर आपको इनमें भी अंतर बताना है। सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, ये भी इन सब का आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको इनका सबका रिवीजन करना है, ठीक है।
यहाँ पर प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घाटे का बजट क्या होता है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा किसे कहते हैं। तो इनमें से आपके एग्जाम में आने की संभावना है। यहाँ पर सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। संपूर्ण प्रश्न बैंक का सोल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है चैनल पर वीडियोस अपलोड करके, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर लोचशील विनिमय दर के पक्ष विपक्ष में आपको तर्क बताना है। दोस्तों आपको इतनी जल्दी तो मतलब इस तरह नहीं बता सकते कि ये आपका एग्जाम में आएगा, लेकिन जो जो क्वेश्चन आपको हमने बताए हैं उसमें से हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो आपको अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना है। ये संपूर्ण प्रश्न बैंक का हल हमने आपको बताया है, तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको रिवीजन करना है, और अगर जो आपको बताएं वो ना आए तो आपको थोड़ा एडिट कर कर लिख कर आना है। इनमें आप जो है एडिट कर सकते हो, इन्हें लिख सकते हो, तो एग्जाम में आपको कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। आपको जो है क्वेश्चन खाली छोड़कर नहीं आना है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।